नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं और निखिल सर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सीजीएसआई मुख्य परीक्षा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पुलिस विभाग ने पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम जारी किया है विभाग ने, उसके अनुसार अब तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, कहां पे आपको थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है, कहां पे पुरानी तैयारी को ही आपको जारी रखना है, इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि जो नया पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसके अनुसार एक नया बैच प्रारंभ किया जाए। तो उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा 6 अप्रैल से सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के लिए एक नया बैच आरंभ किया जा रहा है। ये जो नया बैच होगा ये 6 अप्रैल से आरंभ होगा। हेड ऑफिस में क्लासेस संचालित होंगी। हेड ऑफिस का एड्रेस भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। कहने का मतलब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड पे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा, मतलब आप प्रत्येक दिन रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं प्रत्येक क्लास का। इससे होगा क्या कि कभी अगर आपकी क्लास छूट गई है या कुछ डाउट रह गया है जो आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, पूछ नहीं पाए हैं, तो आप उसको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम बोलने का मतलब 3 पेपर जो कंपलसरी है सारे पदों के लिए। पेपर 1 जो कि भाषा का होगा, पेपर 2 जो कि सामान्य अध्ययन मतलब सामान्य ज्ञान का होगा, और पेपर 3 जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। इन तीनों पेपर को कंप्लीट कराया जाएगा। पेपर 4 और पेपर 5 के लिए ये बैच नहीं है। ध्यान रखेंगे 3 पेपर जो कि सभी पदों के लिए कंपलसरी हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इनका संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि एग्जाम अब होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसा सुनने में आ रहा है। और वो बात की बात है, एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, आपका काम है संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करना। एग्जाम की दृष्टि से जो आपको पुलिस विभाग ने जारी किया सिलेबस, उसको कंप्लीट करना यह आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए, और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना। जल्दबाजी में कंप्लीट करेंगे तो कुछ टॉपिक छूट जाएंगे, हो सकता है वहीं से क्वेश्चंस आ जाएं। तो पूरा सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। तो ये बैच 6 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होगा। ऑफलाइन अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को कंप्लीट कराया जाएगा। आप अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपको लिंक दे दी जाएगी, ऑनलाइन क्लास के लिए आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप क्लिक करके डेमो क्लासेस देख सकते हैं। 6 तारीख से क्लासेस आरंभ हो रही हैं, शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख दीजिए और एसआई मेंस बैच लिख दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। 6 अप्रैल से जो क्लासेस आरंभ होंगी उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अब चर्चा होगी कि क्या रणनीति होनी चाहिए। तो निखिल सर मेरे साथ में हैं, चर्चा करेंगे हम कि क्या रणनीति होनी चाहिए, भाषा में क्या बदलाव हुआ है तो उसके हिसाब से किस प्रकार से तैयारी करनी है। जीएस में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला है, और एप्टीट्यूड टेस्ट का भी रणनीति थोड़ा सा चेंज करना होगा। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सर मेरे साथ हैं। सर सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमने एसआई को लेकर, खासकर मुख्य परीक्षा को लेकर जो बातें कही थी कि हमारा जो वर्तमान में जब तक सिलेबस नहीं आ रहा है, पाठ्यक्रम नया जारी नहीं किया गया है, तब तक हम लोग एक काम करेंगे कि पुराने पाठ्यक्रम पर जैसा कि हुआ करता था एसआई का जो एग्जाम था उस पर हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि जो उम्मीद थी सर कि वो तो पूरा रहेगा ही रहेगा। और राजपत्र में ये तो लिख दिया गया था कि 3 पेपर होंगे सर। होंगे। जीएस का पेपर होगा पेपर 2, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा पेपर 3 और भाषा का होगा पेपर 1। बिल्कुल, तो ये तो कंफर्म था कि 3 पेपर होंगे। अब इनमें जो कॉमन टॉपिक्स थे उनको लेकर तैयारी स्टार्ट कराई गई थी। जैसे बात करूं मैं भाषा की, तो जो भाषा में आता ही है, व्यापम हो चाहे पीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, भाषा में जो पूछा जाता है हिंदी में और इंग्लिश में, उसी को लेकर बैच आरंभ किए गए थे।
जीएस में भी छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस में जो कॉमन चीजें हैं उनको लेकर क्लासेस आरंभ की गई थी। और एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस में मैथ्स के जो टॉपिक कंपलसरी पूछे ही जाएंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, रीजनिंग के जो टॉपिक पूछे ही जाएंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इन टॉपिक्स को लेकर ही क्लासेस आरंभ की गई थी। बिल्कुल, मतलब हमने सर सेफ साइड लिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल कि जो पाठ्यक्रम पूछा ही जाएगा 100% श्योरिटी थी, वो हमने चालू कर दिया। अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है तो उसके हिसाब से हम सारे बैचेस को क्या कर सकते हैं, फ्लक्चुएट आगे कर सकते हैं। विजन ये था हमारे पास कि आपकी तैयारी प्री के बाद तुरंत शुरू हो जानी चाहिए, जिससे कि आपको 1.5 से 2 महीने का एज मिल जाए, क्योंकि ये जो 1.5-2 महीने आपने जो समय दिया है एसआई मेंस को लेकर, वो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। और खासकर जो अभी पाठ्यक्रम आया है जिसमें जिन्होंने बहुत सारे बच्चों ने तैयारी नहीं शुरू की है, वो बार बार मांग कर रहे हैं कि उड़ान उनके लिए एक नया बैच लेकर आए, तो 6 अप्रैल को उनके लिए एक नया बैच लाया जा रहा है। आप यहाँ पास हमारे साथ बिल्कुल तैयारी में जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो पाठ्यक्रम आया है उसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर मैं बात करूं सामान्य अध्ययन में तो बहुत, और खासकर एप्टीट्यूड में भी सर बिल्कुल तो बहुत अलग आया है। चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा रणनीति आपको सामान्य अध्ययन में और यहाँ पास पेपर 3 एप्टीट्यूड में चेंज करनी पड़ेंगी, जिसके लिए हमारे पास आपको देने के लिए बहुत अच्छा क्या है, एक कंटेंट है, बहुत अच्छी एक टीम है हमारे पास, जो आपको अच्छे अच्छे जो यहाँ पर सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, खासकर सर सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर अगर देखा जाए, सामाजिक उत्तरदायित्व में 5 टॉपिक जोड़े हैं। एक तो हमने पुराना वीडियो भी उसके ऊपर बनाया है, खासकर एक सर विदेश नीति राजनीति में संविधान में जो भारतीय राजनीति है, संविधान के साथ संविधान एक छोटा पार्ट डोला है। अगर आप एनालिसिस वीडियो देखेंगे उसमें तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय राजनीति में संविधान एक छोटा हिस्सा बनाया और उसके साथ एक विदेश नीति का एक नया अलग चैप्टर बनाया। और विदेश नीति को भी उसने क्या किया, 2-3 पार्ट में तोड़ा है। आप उसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के साथ भी जोड़ सकते हैं, आप उसे स्वतंत्रता के पश्चात भारत के साथ भी आप उसे जोड़कर पढ़ेंगे, जिससे आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगा। और उसके साथ साथ इतिहास में क्या किया गया कि इतिहास में स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को भी उसमें शामिल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो विदेश नीति का ही आपका क्या बनने वाला है, पोर्शन बनने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए आप बेफिक्र उड़ान आईएएस एकेडमी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी तैयारी आपको नए पाठ्यक्रम के अनुसार इस बैच में कराई जाएगी और पुराने जो बैचेस हैं उनमें भी यह तैयारी शुरू कर दी गई है। तो सर अब बात कर ले सर, बहुत कुछ बदलाव हुआ, जैसे भाषा से ही स्टार्ट करते हैं। भाषा से, बिल्कुल। भाषा का है, भाषा से स्टार्ट करें तो भाषा में कुछ नई बातें ऐड की गई हैं। अच्छा, निबंध और पत्र लेखन को लेके बहुत सारे डाउट्स थे कि निबंध और पत्र लेखन आएगा कि नहीं आएगा। 2011 में 12 में निबंध पूछा गया था सर, पत्र लेखन भी पूछा गया था 2011-12 में हिंदी में, लेकिन इस बार सिलेबस में स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे तो आपको निबंध और पत्र लेखन कहीं पे दिखाई नहीं देगा। तो ये तो स्पष्ट है कि आपको निबंध और पत्र लेखन की तैयारी हिंदी में नहीं करनी। हिंदी में कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, गद्यांश पद्यांश भी ऐड किया गया है सर, जहां पे हो सकता है कि उसका सारांश लिखने को वो सब्जेक्टिव पैटर्न में पूछ ले। बिल्कुल, सब्जेक्टिव पैटर्न में वो गद्यांश और पद्यांश का सारांश आपसे लिखवा सकता है, जैसे सीजीपीएससी मेंस में होता है सर। मेंस में सेम ऐसे ही होता है कि क्या होता है, क्वेश्चन दे देता है गद्यांश पद्यांश का और उसके बाद क्वेश्चन आंसर बोल देता है, लिखिए इसका आंसर, और लास्ट में क्या किया उसे समराइज भी कीजिए। और सर सब्जेक्टिव ही क्यों होगा, ये हो सकता है इसका कारण ये भी हम जैसा कि सोच पा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में साफ साफ लिख दिया गया ऐसे राइटिंग, तो इंग्लिश में तो ऐसे पूछेगा सर, ये लिख दिया सिलेबस में ही कि इंग्लिश में ऐसे राइटिंग है। अब ऐसे अगर इंग्लिश में पूछ रहा है, निबंध अगर इंग्लिश में पूछ रहा है, इसका मतलब वो पेपर आपको देगा लिखने के लिए। अब पेपर देगा तो हिंदी में भी कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जहां पे आपसे सब्जेक्टिव काम करा सकता है, जिसमें कि आपका गद्यांश और पद्यांश आ सकता है। संक्षिप्तीकरण भी है सर एक, जहां पे आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसका 1/3 लिखने को बोलता है। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा सर कुछ और चीजें ऐड किया हिंदी में, जैसे हिंदी में अगर बात करूं तो मैं जो हिंदी के लेखक हैं, छत्तीसगढ़ी के जो लेखक हैं, कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं उनको बोला है पढ़ने को, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरली ये जीएस का सेक्शन है सर। जीएस में जो छत्तीसगढ़ी भाषा का जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें रचनाकार के नाम पूछते हैं कि रचना क्या है और उनकी रचनाएं कैसी हैं, तो उनको पूछेगा सर वो। और उसके अलावा लोकोक्तियां मुहावरे छत्तीसगढ़ी में भी बोला है और हिंदी में भी बोला है। तो ये सेक्शन देखा जाए तो जीएस का सेक्शन है। आप सीजीपीएससी का पेपर उठा के देख लो तो ये सेक्शन आपको जीएस में दिखाई देगा। लोकोक्तियां मुहावरे भी आपको जीएस में पूछ लेता है 1-2 क्वेश्चन, सीजीपीएससी की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो रचनाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ी जो हिंदी के लेखक हैं, छत्तीसगढ़ी के लेखक हैं, कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, ये आपको जनरली जीएस के पेपर में दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे भाषा में ऐड कर दिया इसको, तो भाषा में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये कुछ नए टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी तो पुराना ही है, जो व्यापम जनरली हिंदी में पूछता आया है, पीएससी जनरली हिंदी में पूछता आया, वही सब है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन
इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन, ऐसा भी है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है सर, क्योंकि हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है और इंग्लिश का हिंदी में करना होगा, तो ऑप्शन दे देगा तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, बचा नहीं कुछ। वो तो फिर अगर इंग्लिश का एक स्टेटमेंट होगा, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अगर वो ऑप्शन में ही दे दिया तो बहुत आसान हो जाएगा सर ये। तो मेरे को लगता है यहाँ पे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सिलेबस में ये कुछ बदलाव भाषा के पेपर में देखने को मिले हैं। तो पहले दिन से ही आपको पूरा इस बैच में बताया जाएगा कि रणनीति क्या होगी, किस प्रकार से क्लासेस आगे बढ़ेंगी, आपको नए पाठ्यक्रम के हिसाब से ही तैयारी कराई जाएगी। पुराने बच्चों को भी हम चालू करवा दिए हैं, जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके हिसाब से रणनीति जो थी, नई रणनीति, उसी में पुराने बच्चों को भी हमने मोल्ड करके तैयारी स्टार्ट करवा दी है। तो भाषा में कुछ बदलाव हमने बताया आपको। इसके अलावा जीएस में सर बात करेंगे, तो जीएस में इतिहास की बात करेंगे तो मध्यकालीन इतिहास है खत्म, पूरा खत्म। बहुत सारे सर कमेंट भी थे कि मध्यकालीन इतिहास पढ़े या ना पढ़े, हमारे हिसाब से मत पढ़िए, पहले सिलेबस में जो दिया है उसको तो कवर करो, वो कवर करते हैं आगे। आप बात का बाद में देखेंगे, पहले जो दिया गया उसको कवर करो, समय मिलेगा तो लास्ट में एक बार ओवरव्यू देख लेंगे। हाँ, सेफ साइड के लिए बोल रहा हूं, सेफ साइड होता है कि मतलब 50 व्यापम और पीएससी क्वेश्चन बना लो, देख लो। व्यापम और पीएससी में क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो टॉपिक्स लिखे जाते हैं। जैसे मैं अगर बात ही करूं कि व्यापम का आज तक अगर आप मैथ्स का ही सिलेबस देखेंगे तो कहीं पे उसमें प्रायिकता क्रमचय संचय नहीं लिखा है, और 100 एग्जाम हुए होंगे तो एक छोड़ दीजिए, 99 में प्रायिकता क्रमचय संचय से प्रश्न नहीं पूछा है। पहली बैठक व्यवस्था व्यापम की परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, सिलेबस में भी व्यापम नहीं मेंशन करता है। तो जो सिलेबस में मेंशन करता है जनरली एग्जाम में वही आता है। खैर अभी पहली और बैठक व्यवस्था विभाग ने रीजनिंग में रख दिया है। मैं बात कर रहा हूं कि व्यापम के सिलेबस में जो लिखा रहता है वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलेबस में जो है पहले उसको तो पूरा करो, इतना बड़ा सिलेबस है, पहले सिलेबस का ही तो पूरा करो, बाद में देखा जाएगा जो छूटा है उसमें चर्चा करेंगे कि करना है कि नहीं करना है, समय बचेगा तो देखेंगे, और नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नहीं करना है आपको, जो सिलेबस में लिखा है उसी को बहुत अच्छी से 2 बार 3 बार उसी को पढ़ना है सर, बिल्कुल, जिससे कि आप स्ट्रॉन्ग कर पाए चीजों को। पहला बात आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि जैसे हमारे पास बहुत सारे डाउट है, इस कारण से ये डाउट आपका क्लियर कर रहे हैं हम, कि जो सिलेबस में मेंशन है पहले उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से आपकी हो जानी चाहिए, और इतना हो जाना चाहिए कि आप उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सॉल्व हो जाए। और जो भाषा का पेपर है जिसमें हम लोग को प्रेडिक्शन है कि ऐसे राइटिंग, गद्यांश, पद्यांश में, प्रेसी राइटिंग में क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव आएगा, तो उसकी पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे पास इसको लेकर पूरा रणनीति है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप बैच ही ज्वाइन कीजिए और उसी में आपका कवर हो जाएगा, बाकी कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश के एसे के लिए मैडम जो पढ़ा रही हैं, हाँ, तो वो दे रही हैं हर सप्ताह एक एसे लिखवा रही हैं, बच्चों को टॉपिक्स प्रोवाइड करा रही हैं कि एसे लिखना है, प्रॉपर उनके एसे को चेक कर रही हैं। तो ये प्रॉपर आपकी रणनीति के तहत ही तैयारी कराई जाएगी। आपको एसे में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, क्योंकि सर जनरली 12th के बाद से एसे लिखते नहीं है बच्चे, मेन सर भाषा शैली में दिक्कत आती है। हमें ना क्या होता है, फैक्ट पता रहता है कि इस बारे में लिख दूंगा, उस बारे में लिखूं, लेकिन उसे जमाए कैसे, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या पहले आएगा, खत्म कैसे करना है, एंड कैसे करना है, बहुत मैटर करता है, शुरुआत कैसे करना है बहुत मैटर करता है। तो ये सारी तैयारी आपकी कराई जाएगी। आपको इतने ऐसे लिखवा दिए जाएंगे कि आप एग्जाम जब देंगे तो आपको ऐसे बहुत आराम से सॉल्व करते बनेगा, ऐसे को बहुत आराम से आप लिख पाएंगे। तो भाषा के पेपर में बदलाव हुआ है थोड़ा सा, जैसा कि पुराना जो 2011-12 के हिसाब से चल रहे थे उसमें बदलाव देखने को मिला है। जीएस के पेपर में बदलाव देखने को मिला है सर, जैसा कि सर ने बोला संविधान में जो भारतीय राजनीति में विदेश नीति ऐड कर दिया है सर, तो विदेश नीति को पढ़ना पड़ेगा, अच्छी पढ़ना पड़ेगा, और बहुत नया है ये, और बहुत नया सर क्वेश्चन आएगा। हाँ, क्वेश्चन इसमें मतलब क्योंकि इसको 3 जगह पर शामिल किया सर। अगर एक जगह पर होता तो हमें ऐसा प्रिडिक्शन था चलो कम क्वेश्चन आएगा। अगर हम बात करें 100%, और 100% में सर उसको 15 पार्ट में तोड़ूंगा मैं, और एक पार्ट तो उसी का है, मतलब एक पार्ट से 7 क्वेश्चन, मतलब 7% क्वेश्चन आने की संभावना है। मतलब 15 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, इतना भी जा सकता है। और विदेश नीति एक जगह पर नहीं है सर, वो 3 जगह पर अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है। तो अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी उसके लिए लगेगी, प्रॉपर क्लासेस लगेंगे उसके लिए, प्रॉपर सेटअप लगेगा उसके लिए, प्रॉपर एक आपको गाइडलाइन चाहिए विदेश नीति को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो सर कम से कम 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक जा सकता है, ये हल्के में नहीं ले सकते ऐसे चीजों को। और नई चीज है तो बच्चे इससे जल्दी से जुड़े भी नहीं है। हाँ, जैसे बाकी चीजें तो कहीं ना कहीं पीएससी और व्यापम की तैयारी करने में सामने आई है तो जुड़ाव है उनके साथ में, लेकिन विदेश नीति जनरली पीएससी में और व्यापम में बच्चे पढ़ते नहीं है सर, तो इसके साथ जुड़ाव नहीं है। तो जुड़ाव अगर लगे रहता है तो वो टच में रहते हैं, तो आप उसको पढ़ लेते हैं खुद से भी, या फिर जल्दी से चीजें समझ में आ जाती हैं। इतिहास की बात करूंगा मैं, भूगोल की बात करूंगा, तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। आपने पीएससी के एग्जाम्स दिए हैं, व्यापम के दिए हैं, तो ये एग्जाम्स में आपको इतिहास देखने को मिला है, भूगोल देखने को मिला है, अर्थशास्त्र देखने को मिला है, संविधान देखने को मिला है, तो इनके साथ जुड़ाव है। लेकिन जो नए टॉपिक्स आ गए हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व के 1-2 टॉपिक जो थोड़े नए हैं, यातायात के नियम वगैरह जो बोल दिया है,
और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात किया है वहां पे, तो ये थोड़ा नया हो गया। आपको विदेश नीति पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा नया हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जो बात किया है वहां पे थोड़ा सा नया मिलेगा आपको। इन चीजों की तैयारी आपको बहुत अच्छी से डिसाइडिंग फैक्टर है सर ये सर। बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर 3 पार्ट भी अगर इसमें ले लेते हैं हम, तो कम से कम ये 20% से ऊपर ज्यादा सिलेबस बनाते हैं। जो सामान्य ज्ञान का जो अध्ययन है आपका जो पेपर है उसमें लगभग 20% आपके सिलेबस का हिस्सा बना देते हैं। तो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है ये वाला जो टॉपिक्स नए ऐड किए गए हैं। बाकी की तैयारी अपन जैसे पुराना कर रहे थे वैसे ही करेंगे। और पेपर की में भी सर थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा बच्चों को, वो एप्टीट्यूड वाले में सर। ऐसा मेरे को भी लग रहा था कि मैथ्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा रख सकता है, क्योंकि व्यापम का इतिहास रहा है आज तक कि व्यापम जो जो एग्जाम्स लिया है, चाहे वो मंडी इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो अमीन पटवारी का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपको दिखेगा कि मैथ्स का वेटेज व्यापम ने रीजनिंग के कंपैरिजन में ज्यादा ही रखा है। मतलब रीजनिंग के एक जो जनरल सिलेबस है व्यापम का, उसमें 45 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, जिसमें 30 प्रश्न मैथ्स के बनते हैं सर और 15 रीजनिंग के बनते हैं। तो आप देखेंगे तो डबल पूछता है सीधे मैथ्स को। तो ऐसा सोच रहा था मैं भी, और सभी लोग सोच रहे थे हम लोग कि मैथ्स का वेटेज कहीं ना कहीं रीजनिंग से ज्यादा ही रखेगा, जैसा कि व्यापम का इतिहास रहा है। लेकिन विभाग ने सिलेबस जारी किया है, अब विभाग के सिलेबस के हिसाब से ही जो भी एग्जाम लेगा, चाहे व्यापम ले चाहे वो विभाग ले, लेकिन व्यापम ही लेगा ऐसा बोला जा रहा है। जो भी एग्जाम ले वो बात की बात है, लेकिन विभाग ने जारी किया सिलेबस, तो इसमें रीजनिंग का वेटेज उसने बढ़ा दिया है। अब इसमें ये तो लिखा नहीं है कि कहां से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन चैप्टर्स को देखेंगे आप तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि रीजनिंग का वेटेज आपको जितना लग रहा था उससे तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही आएगा। और रीजनिंग के कुछ नए चैप्टर्स भी शामिल हो गए हैं, जैसे पहेली कभी व्यापम में नहीं आता है, बैठक व्यवस्था कभी व्यापम में नहीं आता है, न्याय निगमन, कैलेंडर, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि व्यापम कभी नहीं पूछता था, लेकिन इस बार विभाग ने उनको रख दिया है उसमें। मैथ्स के चैप्टर में कमी हुई है, जैसे घातांक करनी लिखा नहीं है कहीं पे, वर्गमूल घनमूल लिखा नहीं है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहीं लिखा नहीं है, एसआई सीआई एलसीएम एचसीएफ क्रमचय संचय प्रायिकता, ये चैप्टर्स कहीं पे मेंशन नहीं किए गए हैं। त्रिकोणमिति कहीं मेंशन नहीं किया, ज्यामिति कहीं मेंशन नहीं किया है, तो इनको छोड़ के चलेंगे आप। रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो रीजनिंग में थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। रीजनिंग जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूं, लगता आसान है, लेकिन रीजनिंग में रिस्क होता है सर। रीजनिंग के क्वेश्चंस छूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लॉजिक नहीं मिला तो छूट गया, पैटर्न नहीं मिला तो छूट गया, कोड को डिकोड नहीं कर पाए तो छूट गया, पहेली को सॉल्व नहीं कर पाए तो 3 प्रश्न छूट गए, बैठा नहीं पाए 8 लोगों को एक वर्गाकार, एक वृत्ताकार, एक रैखिक, एक लीनियर आपका अरेंजमेंट में, तो आपका प्रश्न छूट जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। रीजनिंग लगता तो आसान है लेकिन बनता कम है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है। मैथ्स लगता टफ है लेकिन बनता ज्यादा है, क्योंकि मैथ्स अगर आपने लाभ हानि पढ़ा तो आप बना ही लोगे यार। लाभ हानि का कोई ना कोई अप्रोच लगा के, कोई ना कोई लॉजिक लगा के, कोई कंसेप्ट सीखे होंगे, कोई फॉर्मूला सीखे होंगे, कोई शॉर्टकट सीखे होंगे, ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ करके आप लाभ हानि का आंसर निकाल ही लोगे। लेकिन आप रीजनिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। रीजनिंग में एक अप्रोच पता होना चाहिए, अप्रोच पे काम करना होता है। अगर आपको अप्रोच ही नहीं पता है कि किस प्रकार से मेरे को लॉजिक को ढूंढना है, किस प्रकार से मेरे को कोड को डिकोड करना है, तो फिर कैसे आप उस रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करोगे। थोड़ा सा बदलाव आपको पेपर 3 में करना होगा। तो नए पैटर्न में नए तरीके से आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल। तो ये बैच जो है ये 6 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। पूरी उड़ान की टीम आपके साथ रहेगी। हर विषय के अलग अलग फैकल्टी हैं जो आपको दिखाई देते हैं, जो दिखते हैं। हमेशा उड़ान में आप आए होंगे तो आप मिलते भी होंगे, तो आप आके मिल भी सकते हैं। वही फैकल्टीज क्लास लेंगे, कोई नए फैकल्टी नहीं है कि हम बोल कुछ रहे हैं, कोई पढ़ाने कोई और आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जिन फैकल्टी से पढ़े हैं पहले, अगर उड़ान में पढ़ चुके हैं तो, या फिर जो फैकल्टीज आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हीं से क्लासेस ली जाएंगी, वही आपको मार्गदर्शन देंगे। और नए फैकल्टीज आते भी हैं तो बहुत अच्छी टीम है उड़ान की, कहीं पे कोई कमी नहीं है, किसी भी फैकल्टी में कोई कमी नहीं है। सब एक्सपीरियंस्ड है, कोई व्यापम का एग्जाम निकाल चुका है, कोई पीएससी के बहुत आगे तक जा चुका है, कोई एसएससी का एग्जाम दे चुका है। तो सब टीम बहुत शानदार है, कहीं पे कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। कोई भी आपको पढ़ाएगा, आपको बहुत शानदार तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा। किसी भी विषय को उठा लीजिए, किसी भी पेपर को उठा लीजिए, आपको शानदार गाइडेंस दिया जाएगा। तो सर जरूर बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा कि ज्वाइन करें इस बैच को। अगर तैयारी आपने आरंभ नहीं की है या फिर थोड़ी मोड़ी चल रही है तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए। 6 अप्रैल से आरंभ हो रहा है सर बैच ये। और एसआई के जितने भी सर मुख्य परीक्षा देने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपको समझाया गया है इसमें जी कि किस प्रकार से आपके सिलेबस का थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज है ना, किस प्रकार से सिलेबस आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर चुका है। उनको बहुत हेल्प होगी, और अगर आप उन तक ये वीडियो पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पता चलेगा कि क्या चेंजेस करने हैं, उनके भाषा में क्या स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है,
किस प्रकार के पेपर आ सकते हैं। दूसरा, अगर समान अध्ययन और ज्ञान की बात करें तो उसमें भी कुछ चेंजेस हैं, तो उनको भी समझ में आएगा कि किस पर वेटेज देना है आपको, किस पर नहीं देना है, किसको छोड़ना है। फिर उसके बाद अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो सर ने पूरा आपको समझाया कि एप्टीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है, मैथ्स रीजनिंग उम्मीद थी कि ज्यादा हो सकती, लेकिन वैसा नहीं है। एप्टीट्यूड में आपको कैसे तैयारी करनी होती है, मैथ्स में कैसे तैयारी करनी, तो उनको समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए और अपने थॉट्स को भी बताइए कि हम आपकी और क्या हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। जैसे विदेश नीति पे एक वीडियो बनाया था तो हाँ। बहुत सारे बच्चे पसंद किए थे कि हाँ सर नया हमको समझ में आया, और बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला विदेश नीति के वीडियो को। तो और भी आप पूछ सकते हैं हमसे कि हम क्या वीडियोस, हम आपसे पूछ रहे हैं, चलिए कि किस विषय पर वीडियो बनाएं आपके लिए। हम पूरा सिलेबस तो देखिए सर कंप्लीट नहीं करा सकते यूट्यूब में, हम सर बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि विदेश नीति को सर पूरा विदेश नीति को हम यूट्यूब में ही पूरा अपलोड कर दे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बिजी भी बहुत रहते हैं फैकल्टीज, यहाँ के जितने भी फैकल्टीज हैं, यहाँ की जितनी भी टीम है, तो बहुत बिजी रहती है, लगातार क्लासेस होती हैं, बहुत मुश्किल से समय निकल पाता है आपके सामने आने के लिए, आपके पास बातचीत करने के लिए। तो पूरा वीडियो तो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता विदेश नीति का, जैसे सर ने आपको समझाया कि क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। अगर आपको पूरा कवर करना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बैच में सर ही पढ़ाएंगे पूरा विदेश नीति, आपको पूरा संविधान और अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन पूरा सर ही लेते हैं, तो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी सेक्शन हो, चाहे भाषा का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे एप्टीट्यूड टेस्ट का हो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्द से जल्द आप इन नंबर पे मैसेज कर लीजिए, ये 2 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, इन नंबर पे मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए और लिख दीजिएगा कि 6 अप्रैल वाले बैच के लिए लिंक चाहिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए, आपको परमिशन दे दी जाएगी डेमो क्लासेस अटेंड करने के लिए। डेमो क्लासेस अटेंड करिए, 2 दिन की 3 दिन की डेमो क्लासेस चलेगी, उसके बाद आप खुद ही निश्चय करिए कि आपको बैच ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल 6 अप्रैल से बैच ये आरंभ हो रहा है सर, समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का। हेड ऑफिस में ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से भी, पूरे राज्य से जुड़े। हाँ, बच्चे जुड़े भी हैं सर, बस्तर संभाग हो गया, सरगुजा संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, सभी जगह से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब इंस्पेक्टर बैच को लेके बहुत ही सपोर्ट और बहुत ही प्यार बच्चों से मिल रहा है, बहुत ही बच्चे विश्वास दिखा रहे हैं हमारे ऊपर, तो हम भी चाहते हैं कि उस विश्वास पे हम खरा उतरें। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए आप। एक बात और, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उड़ान में, यदि किसी को भी किसी क्वेश्चन पर पर्टिकुलर डाउट है, वैसे तो जो भी क्वेश्चन होते हैं हम लोग क्रॉस चेक बहुत बार कर लिए होते हैं, आंसर को 2 बार जांच लिए होते हैं कि आंसर कोई गलत हो या मत हो, मतलब सही हो, एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो। फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन पर डाउट आता है तो आप बिल्कुल उड़ान में संपर्क कर सकते हैं, पर संबंधित विषय के टीचर से या फिर जिन्होंने उस क्वेश्चन को बनाया है, निकाला है कहीं से भी, उनसे आपको बात करा दी जाएगी, जिससे कि आपका जो डाउट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आपके पास जो 100 प्रश्न आते हैं सामान्य ज्ञान के या फिर किसी भी भाषा के एप्टीट्यूड के जो भी प्रश्न आते हैं, उसमें आपका 100% कमांड होना चाहिए, वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सर आते हैं डाउट सर। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि संविधान ऐसा विषय है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो इतिहास हो, डाउट आते ही हैं। तो डाउट को क्लियर करना, आप अच्छा है तत्परता दिखा रहे हैं डाउट को क्लियर करने में। बहुत क्वेरी आती है कि सर इसका आंसर ये होगा हमारे हिसाब से, लेकिन आप लोगों ने ये लिया है, तो यहाँ पे 2-2, 3-3 बार क्रॉस चेक करते हैं। क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस में नॉलेज हमारा कम होता है, जैसे अगर मैं एज अ अभ्यर्थी बात करूं तो हर विषय में मेरा कमांड पूरा नहीं हो पाता है। किसी विषय में सर मेरा नॉलेज कम है तो मेरे हिसाब से आंसर ये लगता है, लेकिन उसका सही आंसर मेरे को नहीं पता होता है। तो वो बच्चे को लगता है कि मेरा आंसर सही है लेकिन सामने वाले ने गलत ले लिया है। तो आप बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप फोन करिए उड़ान के नंबर्स पे, आपको उस विषय के फैकल्टी से बात करा दी जाएगी, आप उनसे डिटेल में बात करिए और जो भी डाउट है अपना क्लियर करिए, क्योंकि यहाँ पे 2-2, 3-3 बार क्रॉस चेक किया जाता है। वैलिड प्रूफ के साथ आपको पूरा प्रूफ दे दिया जाएगा कि इसका आंसर जो हमने लिया है वो सही है। तो समय का कोई बाउंडेशन नहीं है डाउट पूछने का, आप कितने देर तक भी डाउट पूछ सकते हैं, आप जितने देर तक, जब तक आपका क्लियर ना हो जाए। बिल्कुल, जब तक आपका वो क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए तब तक होगा। तो ठीक है, आप ये भी बात कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर दीजिए, आपको सारे नए बैचेस की जानकारी भी दे दी जाएगी। तो जल्द से जल्द आप अपना रजिस्ट्रेशन इस बैच के लिए करा लीजिए। 6 अप्रैल से बैच आरंभ हो रहा है, समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।